अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम एक बार फिर हाजिर हैं टुडे विद हफीज़ खान में। और जैसे कि इसका हमने गुफ्तगू का उन्वान पहले से दिए हुए हैं कि लोग सुनना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे हफीज़ खान के आने वाले नए नावल के मुतालिक, जो कि कुछ ही एक या दो हफ्तों के बाद शायद मार्केट में आ जाएगा। और इसके जो आउटलाइन मुझे बताई गई है बड़ी एक्साइटिंग है और पहले की बनिस्बत जो नावल हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। तो आइए गुफ्तगू शुरू करते हैं। सर जी सर, बहुत थोड़े अरसे में आपका चौथा नावल मार्केट में आ रहा है जी। ये क्या है कि जिस तरफ आप मतवज्जो होते हैं आप पुश्तों के पुश्ते लगा देते हैं। आप देखिए मैंने आपका जो देख रहा था टाइमलाइन, जब आप लिखने की तरफ आते हैं तो आप 2 साल में एक किताब लेके आते हैं और अभी तो ये साल में मेरे ख्याल में जो है वो मेरे अगर टाइमलाइन को देखिए शुरू से तो मैं हर साल में मेरी एक किताब आती थी और वो दरमियान में एक पीरियड है 10 साल का। 10 साल में जबकि मेरी कोई किताब नहीं आई थी, लेकिन उसमें मेरी 120 से ज़्यादा बल्कि 130 के करीब शुमारे आए थे जो मैंने अंग्रेज़ी का एक करंट अफेयर्स का पर्चा निकाला था मंथली दी कॉम्पेटिटर के नाम से। तो उसके 130 शुमारे और हर शुमारा एक पूरी किताब के बराबर होता था। उसका मैं टाइटल भी बनाता था, उसके कंटेंट्स भी मेरे होते थे और कवर स्टोरी भी मैं लिखता था उसकी। तो ये सारी चीज़ें करते हुए मुझ पे एक ख़ास एक जुनून की कैफियत तारी होती है। और बल्कि मुझे मिसेस कहा करती थी कि मैं दिन को सारा दिन ऑफिस में कोर्ट में काम कर रहा हूँ, रात को बैठा उसका टाइटल बना रहा हूँ, कंटेंट्स लिख रहा हूँ, प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं और मुझे जब मैं किसी चीज में खो जाता हूँ ना जी, तो मुझे उस वक्त चैन नहीं आता जब तक। सैयद कासिम महमूद जो है वो भी इसी तरह उनका काम है और उनके मतलब किसी ने लिखा था कि वो देवी हजार पा है। तो आपके कितने हाथ हैं कि आप भैया के वक्त नौकरी, घर, लिखना, समाजी ताल्लुकात, बाकी बीवी बच्चे। मैं कहा करता हूँ कि मुझे कहते हैं ना आप काम कैसे कर लेते हैं। काम ना करने के 100 बहाने हैं, काम करने का कोई बहाना नहीं है। जिसने काम करना है उसने काम करना ही है। हमारे यहाँ एक सराइकी में एक प्रोवर्ब है कि हड बनया कमांदे, जंग बनया कमांदे, बाँ बनया कमांदे, लेकिन दिल बनया नहीं कमाता। उसका मतलब ये है कि जिसका बदन, जो उसकी लात टूटी हुई है, उसका बाजू टूटा हुआ है, उसकी हड्डियां चूर हुई हैं, वो फिर भी काम करेगा। लेकिन जिसका दिल टूटा हुआ है वो काम नहीं करेगा। तो खुदा ना करे कि वो कैफियत हो कि आपकी दिल शिकनी हो कहीं पर। मुझे ये हुआ कि मैं तो वो वक्त भी याद है जब मैं लॉ कर रहा था और रेडियो पर मैं होता था और अनाउंसमेंट्स किया करता था, ड्रामा करता था, कंपेयरिंग वगैरह, डिस्क जॉकी प्रोग्राम मुल्तान रेडियो से और भावलपुर रेडियो से। तो मुझे रात को कहा जाता था शाम को कि सुबह हमें 45 मिनट्स का प्ले चाहिए, तो उसकी हम थोड़ी सी प्रोड्यूसर के साथ बैठकर थीम डिस्कस करते और सुबह मैं सारा रात बैठ कर ड्रामा लिखता और सुबह 9 बजे प्रोड्यूसर की टेबल में ड्रामा पड़ा होता था। और जब मैं खुद प्रोड्यूसर बना तो मुझे ऐसे ड्रामा लिखने वाले चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। इसीलिए तो लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप जितनी जल्दी आप कोई नावल ले आते हैं इतनी जल्दी तो नावल आता नहीं है। आपकी जिंदगी में 2 से 3 नावल होते हैं। अगर आप जल्दी नावल लेके आते हैं तो आप अच्छी तकलीफ कर रही है। तकलीफ कर रही है। वो कहते हैं कि आपके जो सब जो है वो रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, मौजूआत रिपीट होते हैं। और आप देखिए कि मेरा पहला नावल अददूरे लोग, वो रियासत भावलपुर का जो एक अलमिया था हमारे यहाँ के 1 यूनिट की कहानी, और वो जो पूरा पाकिस्तान की जो छोटी अक़वाम का मसला था उस पर था, वो जो डायलेमा था अनवासी। उसको अनवासी आया। अनवासी उसमें पोस्ट कॉलोनियल को छोड़े, वो कॉलोनियल पीरियड की बात थी कि जब 1872 में हमारे यहाँ मुल्तान में और भावलपुर में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वो ट्रैक आ रहा था पहली दफ़ा 1872 में। तो वहाँ की कहानी है कि उस वक्त 2 ट्रैक चल रहे थे कहानी के भी। एक ट्रैक तो वो था कि वो जो अंग्रेज अफसर आए हुए थे इंजीनियर्स ट्रैक बिछाने के लिए, और एक वो जो लोकल आबादी थी दरिया के किनारे बस यादा मुआन, ये उनकी कहानी थी। ये बताइए कि अनवासी और करकनाथ 2 नावलों के उन्वानात थे। ये उन्वानात जो है वो ऐसे अल्फाज हैं जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलते और बाज़ साहब को तो लुगत पे भी नहीं मिलते। तो नए आने वाले नावल का क्या राब आपने सोचा है?
जो मेरा नया नावल है उसका नाम है मंतारा। अब इसका मतलब ये बताइए। मंतारा कहते हैं ऐसे वो बंदे को, या ऐसा आदमी, या वो खातून भी हो सकती है, कि बेसिकली मंतारा होता है तैरने वाला, जिसको तैरने का हुनर ना आता हो, लेकिन वो क्लेम ये करता हो कि जनाब मुझे तो बड़ा तैरना आता है। जैसे किसी को कोई काम करना नहीं आता ना, लेकिन उसको जुनून हो गई उसे बड़ा काम करना आता है। तो मैं उस पर एक मनाजात का हवाला हमेशा दिया करता हूँ, जो मेरे नाना पढ़ा करते थे, कि वो बाहर फिक्र विच खावा गोते, मैं हाँ सही मंतारा, कि इस फिक्र के परेशानी का जो समंदर है बाहर है, उसमें मैं गोते खा रहा हूँ, इसलिए कि मैं मंतारा हूँ। मैं सारी जिंदगी ये सोचता रहा कि मैं तो तैरना जानता हूँ, लेकिन जब बस बाहर फिक्र से मुझे वास्ता पड़ा है तो मुझे तब पता चला कि मुझे तो तैरना आता ही नहीं है। आधा दूरे लोग अनवासी करना, इनका लोकल जो था वो मकामी था। ये जो आने वाला आपका नावल मंतारा है, इसमें लोकल जो है वो, अच्छा, इसमें जो लोकल है वो 3 जगह का है। 2 तो ममालिक हैं जो मेंशन किए गए हैं, श्रीलंका और थाईलैंड। और थाईलैंड का भी एक सूबाई सदर मकाम है फुकेट की बात है, और श्रीलंका कोलंबो का कैपिटल है। और वहाँ पर जो मैंने देखा, एक डच हॉस्पिटल के नाम से एक इमारत है जो मार्केट है। जब वहाँ वलंदेजी आए थे तो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन अब उसको इतना खूबसूरत हॉस्पिटल बना दिया। मुझे उससे बड़ा हार्ट किया था जब मैं वहाँ कोलंबो में गया था। तो वहाँ की भी कहानी है, थाईलैंड की भी कहानी है। और उसके अलावा एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई नाम नहीं है, वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो सकता है, जो तीसरा मकाम है, वो वहाँ की सियासत की कहानी है। तो उसमें फिर जाहिर ऐसे किरदार भी होंगे जिनके कोई नाम नहीं होंगे। जहाँ वो नाम वाले किरदार भी हैं लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, और उसमें वो भी हैं कि जिनका कोई किरदार नहीं है लेकिन उनका नाम भी है, जो मंतारा है। और उसमें एक वो पॉलिटिशियन है कि जो 6 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका है अपने मुल्क की, और 7वीं दफ़ा वो अपने से 1/3 उम्र की बीवी से, जो उसकी सेकंड वाइफ है, उससे वो इलेक्शन हार जाता है अपना। जो बीवी उससे अलहदा रह रही है, अलहदगी में रह रही है, डाइवोर्स नहीं हुई। तो फिर जो उसकी पार्टी है उसकी पुरानी खदमात को देखते हुए उसको सेनेट में मेंबर बनवा देती है, सेनेटर बनवा देती है। लेकिन ये जो पूरा वो ऐसा एक सियासतदान है जिसे सियासत से कोई शगफ ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने कौमी असम्बली में बोल के बहुत देख लिया, मैंने वहाँ भी बात करके देखी, यहाँ तो बोलना ऐसी है कि जैसे आपकी जो सदा है वो किसी गुंबद में जा रही और कहीं कुछ नहीं होने वाला, कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो वो फिर पड़ जाता है अपने धंधों में, वो अपने जिसे कहते हैं कि खवातीन से दोस्ती में और दुनिया के सैर सपाटे में वहाँ पड़ जाता है वो। अगर ये किसी भी मुल्क की कहानी है तो क्या ये सिर्फ तीसरी दुनिया के हवाले की कहानी है? ये तीसरी दुनिया का मुल्क भी कह सकते हैं, लेकिन अब तीसरी दुनिया तक वो कंसेप्ट नहीं रहा। फर्ज करें आप इसे अगर डार्क स्टेट कंसेप्ट कहते हैं, तो वो अब डार्क स्टेट कंसेप्ट किसी तीसरी दुनिया के मुल्क तक तो नहीं रहा। अब देखें इतना बड़ा मुल्क अमेरिका, अगर वहाँ ट्रंप आता है तो शोर उठता है कि जनाब ये तो रशिया हमारे यहाँ घुस आया है, और अगर बाइडन साहब आए हैं अभी तो फिर शोर उठा हुआ है कि चाइना घुस आया हमारे यहाँ। तो ये जो दूसरे ममालिक के घुस आने का, अब अमेरिका जैसा सुपर पावर में अगर ये नारा लगाया जाए कि ये जो हमारा सदर बन रहा है ये तो किसी और मुल्क का वो प्लाट किया हुआ है, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? ये डार्क स्टेट कंसेप्ट की तौसीह है जो मेरे नावल का मौजू है। तो ये अंदाजन कितना जो है ज़ख़ीम है? ये तकरीबन है जैसे जितना मेरा पहला नावल था आदुदुरे लोग, ये 250 सफ़े की ज़ख़ामत है इसकी, और ये करीब आपके 500 में। करकनाथ के बारे में आपने बताया है कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं कि इनको जो है वो वेब सीरीज या इस वक्त में लेके आया जाए। जी। तो ये नावल जो है जो अभी आ रहा है, इसको फॉर्मेट आपने क्या समझ कर रखा है? अभी मैं उसकी खुशगुमानी में किसी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपकी अगर तहरीर में आप चलते हैं
किसी जगह रुकते नहीं हैं और आफाकियत को लाते हैं। अब सिर्फ अपनी बात नहीं करते, दुनिया जहान के हर उस आदमी की बात करते हैं जो आप जैसे हालात में रहता है, आप जैसे मसाइल को देखता है, आप जैसी चीज़ों को फेस करता है। तो फिर वो जो लिखने वाला एक किसी कंट्री का बैठा होता है ना, तो वो एक मुल्क का नुमाइंदा नहीं रह जाता, ना किसी एक ज़ुबान का नुमाइंदा रह जाता है, ना किसी एक समाज का नुमाइंदा रह जाता है, और वो पूरा ग्लोबली फिर वो अपने जैसे लोगों को वाच कर रहा होता है, अपने जैसे लोगों की कहानी सुना रहा होता है। उसकी जो विपता होती है वो सिर्फ उसकी विपता नहीं होती, वो विपता हर उस शख्स की होती है जो इस किस्म के क्राइसिस में जिंदगी जी रहा है, लिव कर रहा है। पिछला जो आपका नावल था उसमें आपने सिर्फ मसाइल की निशानदेही की थी जी। आपके इस नावल में किसी उम्मीद की या हल की या उस तरह की है, कोई इशारा है, या ये उसी तरह है जिस तरह आपका पिछला नावल था? मेरे ख्याल में जो नावल निगार होता है ना, वो सॉल्यूशन नहीं दिया करता, वो आपके सामने सवालात रखता है वाकयात की सूरत में कि ये चीज़ें हैं। वो सवालात कहाँ से पैदा होते हैं? वो वाकयात के सीक्वेंस से पैदा होते हैं। ये जो है ना सॉल्यूशन देना, ये रिफॉर्मर्स की वो बातें आ जाती हैं, और अगर मैं उसमें लिखने वाला उसका सॉल्यूशन भी देने लग जाए तो उसकी कौन सुनेगा? क्योंकि इंसान का नफ्सियाती खासा ये है कि वो हर बात सुनना चाहता है। माँ से अगर कहा जाए कि तू इस तरह ना कर, इस तरह कर, वो कोई भी नहीं करना चाहता। तो नावल निगार को, खासतौर पर फिक्शन राइटर को, अगर उसने अपनी अदब की दुनिया में रहना है या उसने लिखते रहना है या उसकी लीडरशिप होती रहनी है, तो आप उनको वो बताएं कि जो हमारे यहाँ क्वेश्चंस या सवाल पैदा हुए हैं, कि अगर वो सिर्फ सवालों को देखना शुरू कर दे तो हर किसी का उन सवालों को टैकल करने का तरीका अलग अलग होगा। एक आदमी जो चोलिस्तान में रहता है पाकिस्तान के, उसका रवैया, उसका अलग तरीकाकार होगा। एक ब्राज़ील में रहता है, उसका अलग अलग से होगा। एक लीबिया में रहता है, सेम हालात हैं, लेकिन उनसे इस किस्म के मामलात से निमटने का हल हर किसी के पास अपना अपना होगा। आपके अभी काम में औरत के किरदार जो है वो मजबूत होकर बड़े सामने आते हैं। इसमें कैसे है किरदार आपने? इसमें भी वो जैसे बड़ी धांसू किस्म की खातून है, और जो जिसे आप कहते हैं कि मेन रोल है आदमी का क्या, इसमें एक वो एल्डरली एक पॉलिटिशियन है, इज अबाउट 68, और वो अभी तक वो पड़ा हुआ है लड़कियों के पीछे कौन, और वो हर जगह जूते खाता रहता है, इधर भी जूते खा रहा है, इधर भी जूते खा रहा है। जूते वो उस किस्म के नहीं, वो जो जूते पड़ते हैं और दिखाई नहीं देते वो वाले, तो उस किस्म के। तो वो लाइफ क्या होती है, तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से औरत को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसको कॉमोडिटी समझा जाता है। अगर आप औरत को समझें कि हम जैसा इंसान है, ठीक है, उसकी केमिस्ट्री हमसे मुख्तलिफ है, वो उसकी फिजिक्स हमसे मुख्तलिफ है, उसका जोग्राफिया हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन वो औरत हमसे ज़्यादा बेहतर ज़हन रखने वाली है। उसको अल्लाह ताला ने पेशेंस बहुत ज़्यादा दी है, और वो जितने चीज़ें हैं जो मर्द को हाइपर करती हैं, वही चीज़ें तमाम उसको सुकून देती हैं औरत को। और वो जो सुकून में रहकर काम करती है और आपको जिस तरीके से डील करती है, वो जब है, आपने देखा होगा कि मैंने एक जगह लिखा था कि अगर आपने किसी मुआशरे की शाइस्तगी को या तहजीब को या मुहज़्ज़ब होने को देखना हो, तो आप मर्द की आंखों को देखिए कि वो किस तरीके से औरत को देख रहा है। ये मुझे उस वक्त ख्याल आया था कि जब मैं लाहौर में मेरी पोस्टिंग थी, और मैं पंजाब गवर्नमेंट में, और डेवो में नई नई डेवो आई थी, तो जो डेवो नीचे खड़े हुए लोग, जब डेवो गुजरती थी किसी शहर से और देहात से, तो नीचे खड़े हुए लोग देखते थे कि जो उसकी वो बस होस्टेस होती थी, लड़की खड़ी हुई, उसको ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया गया था उस वक्त, तो उसको जिन निगाहों से देखा करते थे, और बस में बैठे हुए लोग जिन निगाहों से उसे देखा करते थे, वो निगाहें देखी नहीं जाती थी। और वो जो कहा जाता है ना कि औरत की निगाह से दुनिया को देखना बहुत मुश्किल है, कि औरत को दुनिया कैसे देखती है। इसीलिए
मैं मर्दों से कहा करता हूँ कि अगर आपने यहाँ जिंदा रहना है और लिव करना है और ये यहाँ पर बर्बाद हुए बगैर लिव करना है, तो आप देखिए, सिर्फ औरत को ना देखिए, उसकी आंखों को देखिए कि वो आपको किस निगाह से देख रही है। आपका लोकल पहले मकामी था, उसके बाद अभी इलाकाई सतह पे पहुंच गया है, एक से ज़्यादा मुल्क उसमें इन्वॉल्व है। तो अगला नावल जो आप लिखेंगे उसमें यकीनन खला के बारे में नहीं होगा वो भी जमीन के बारे में, यकीनन पूरी इंसानियत जो है उसके अंदर शामिल होगी। इसमें भी पूरी इंसानियत शामिल है, और इसमें कि कैसे कैसे हमारे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, कैसे हमारे यहाँ हुकूमतें टूटती हैं, क्या कुछ कार फरमा होते हैं मामले सारे। तो मेरे ख्याल में पढ़ने वालों को उसमें मुझे यकीन है कि वो लुत्फ आएगा। ये बताइए कि तख्लीक़कार, अदीब, मुसन्निफ़, पेंटर्स जितने भी हैं, ये जब से उन्होंने सीखा है इजहार करना, वो इंसानियत के दुखों की जो दवा है वो तलाश कर रहे हैं। क्या समझते हैं वो किस हद तक कामयाब हुए हैं? कुछ कहते हैं कि जमहूरियत की सूरत में एक ऐसी दवा तलाश कर ली गई है जो तनाज़े को कम से कम करती है और इंसानों की ज़िंदगी में आसूदगी लेके आती है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? जमहूरियत के बारे में आई एम सॉरी टू से कि जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे यहाँ जो वोट का सिस्टम है, आप देखिए कि इतना बड़ा मुल्क है हमारे यहाँ, वहाँ वोट की हुर्मत का या वोट की तौकीर का क्या आलम है आपके सामने आ रहा है ना। गुज़श्ता जो 4-5 इलेक्शन वहाँ से होते हैं बुश सीनियर के वक्त से, आपने देखा होगा जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था वहाँ की, और अभी तक ये जो मामलात हैं कि वोट दिन ब दिन अपनी हुर्मत खोता जा रहा है, इस पर देखना होगा। और वो हज़रत अल्लामा ने भी कहा था ना कि यहाँ बंदूक को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। जमहूरियत में जब गिनने का अमल आता है, आप सिर्फ काउंट कर रहे हैं कि किसकी फेवर में ज़्यादा है और किसकी फेवर में लोग कम हैं, तो उससे जो एक कॉन्सेप्ट है अवामी नुमाइंदगी का, एक जगह 100 लोग बैठे हुए हैं, 51 लोग जो हैं वो एक आदमी को कहते हैं हाँ ये होना चाहिए, और 49 कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। तो क्या वो कोई ऐसा पैमाना है जो ये तोल सके कि जो 51 लोग बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त होगी? ये बताइए कि हम अभी देख रहे हैं कि जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनका इक़्तिदार अरूज पे रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, जिनमें से एक या दो जो हैं वो अपनी मकबूलियत अभी खोते भी जा रहे हैं। क्या ऐसा महसूस होता है कि दुनिया एक बार फिर जो है वो डिक्टोरियल जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी तरफ वापस जा रही है? इंसान की सरिश्त में है कि अगर उसे आप खुला छोड़ देते हैं तो वो तबाही लाता है। जो आज़ादियाँ हैं, बदकिस्मती से उनको आज़ादियों का मतलब कुछ और निकाल लिया गया है, ख़ासतौर पर जो शख्सी आज़ादियाँ हैं। अब शख्सी आज़ादी का मतलब ये लिया जाने लगा है कि वो किसी दूसरे का नाक तोड़ सकता है। हालांकि कहा यह गया था कि जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है वहाँ पहले आदमी की आज़ादी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली दूसरे की नाक तोड़ना, दूसरे के को जबड़े पे घूंसा रसीद करना, इसको कह दिया गया कि ये तो मेरी आज़ादी है। आप देख लीजिए कि फ्रांस में अभी क्या होगा, उन्होंने किस तरीके से खाके बनाए, और खुदा गारत करे उन लोगों को जिन लोगों ने तकरीम को मौजू को छेड़ा है और उसको इस तरह की वायलेट किया है, और वो भी कहते हैं कि हमारी आज़ादी के नाम पर जानबूझ कर करते हैं। क्या ये आज़ादी है कि आप दूसरों के जज्बात को, दूसरों के मजहबी जज्बात को इस तरीके से आप उनकी जख्म पाशी करें और उनको चिपके? नावल लिखते हुए आपके ज़हन में कौन से क़ारीन थे, कौन सा एज ग्रुप था, या कौन से इलाके के रहने वाले लोग थे, इनको आप अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं? जो भी उसमें से गुजर सके, जो उसको पढ़ सके, जो तहरीर को पढ़ सकता है। इसमें यह भी होता है कि अगर जैसे हमने सीखा, अब मैंने
इब्न सफ़ी को और बाकी जो उस वक्त का फिक्शन था, जो इस्लामी फिक्शन भी होता था, उसका एम सलीम का, एम असलम का, या उनका नसीम इजाज़ी का वगैरह, असलम राही थे, चौधरी फजल हक थे, ये इन सब को हमने, या मुल्तान में अल्लामा नसीम तालूत उनके शार्ट स्टोरीज थी, तो ये सब लोगों को हमने उस वक्त पढ़ा कि जब हमारी वो एज मैच्योरिटी की भी नहीं थी। टीन एज में भी 9वीं 10वीं में क्या होता है, उस उम्र में मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया। तो उस पे हुआ क्या कि हमें मैच्योरिटी मिली, इवन रजिया भट्ट को भी पढ़ लिया, तो ये सारा तो उससे ज़हनी मैच्योरिटी मिलती है। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि बलूगत सिर्फ जिस्मानी तौर पर आनी चाहिए, बलूगत ज़हनी तौर पर भी आनी चाहिए, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को देखने का, जिसे कहते हैं ना कि इंडक्शन डिडक्शन जो साइंटिफिक तरीका है कि आप कैसे एनालाइज करते हैं मामलात को, आपके अंदर तवाज़ुन कितना है, आप चीज़ों को बुलडोज करते हैं, दूसरों के राइट्स को बुलडोज करते हैं या उन्हें स्पेस देते हैं, ये आपको इल्म सिखाता है, इल्म बताता है। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों का एहसान है कि मैंने सब कुछ, हालांकि उनके मैं लिखे हुए से एग्री नहीं भी करता था, लेकिन किसी के लिखे हुए से एग्री ना करना भी मुझे किताब ने सिखाया। आपका पिछला नावल जो है उसकी छपाई बहुत खूबसूरत, सरे वर्क उम्दा जी, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा। आम जो पढ़ने के शौकीन लोग हैं, खुसूसन तालिब इल्म या कम आमदनी वाले अफराद जो उर्दू अदब का ज़ौक़ रखते हैं, उनकी सतह से थोड़ा सा बाहर चली जाती है। इस दफ़ा आपने फिर उसके लिए क्या? जहाँ ये कोशिश यही है कि वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद तक हो, ताकि वो जो किताब है ना हर किसी के लिए वो वाली बात रह सके और किताब हर किसी के पास जाए और हर आदमी अपनी किताब लेकर पढ़ सके। चूँकि किताब खरीद कर पढ़ना, जब ये किसी कौम में आ जाता है, किसी समाज में आ जाता है, किसी सोसाइटी में आ जाता है, तो समझ लीजिए कि किताब को कड़ाई गोश्त पे फौकियत हो गई है। अब वो जैसे कहते हैं ना, कड़ाई गोश्त को फौकियत है, पिज़्ज़े को फौकियत है जनाब, वो उसको ड्रम स्टिक्स को फौकियत है, स्नैक्स को फौकियत है। तो काश ये हो कि हम अगर कहें कि जी ये कड़ाई गोश्त खाने से बेहतर है कि हम 2 किताबें परचेज कर लें, तो ये आना चाहिए। जब ये होगा तो फिर देखिए हमारी सोसाइटी कैसी होगी। वो सोसाइटी जो अपना चुनाव करेगी, अपनी रिप्रेजेंटेशन करेगी, वहां पर जो जमहूरियत आती है तो वो खालिस जमहूरियत होती है। हफीज खान साहब, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने नाज़रीन, नावल जो है वो अदब में इजहार की, शायरी के बाद बेहतरीन सूरत ख्याल की जाती है और नावल निगार को अपने फ़न में कामलियत की बुनियाद पे उस्ताद का दर्जा दिया जाता है। हफीज़ खान पै दर पै जो अपना काम पैदा कर रहे हैं, उससे उम्मीद की जाती है कि आने वाले सालों में हमें मज़ीद जो है वो इनका काम अच्छा पढ़ने को मिलेगा और शायद हमें देखने को भी मिलेगा इंशाल्लाह, मूवीज़ की सूरत में और सीरियल्स की सूरत में। सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।